अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा। रिसेंटली बिजनेस इनसाइडर ने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने JF-17 थंडर के फ्यूचर के हवाले से और पाकिस्तान चाइना के बढ़ते हुए डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर वेस्ट का क्या एक एक्सपीरियंस है या वेस्ट किस तरह फ्लरिश करेगा आने वाले वक्त में, उस पर पूरा एक एनालिसिस दिया है बिजनेस इनसाइडर में। और इसमें उन्होंने RAND डिफेंस कोऑपरेशन का जो एक थिंक टैंक है उसके रिसर्चर्स के व्यूज़ को भी शामिल किया है। और इन रिसर्चर ने JF-17 थंडर के बारे में भी अपने रिव्यूज़ दिए हैं। इन पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। बिजनेस इनसाइडर की इस रिपोर्ट के मुताबिक JF-17 थंडर एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ एक कम खर्च जंगी तैयारा है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट बन सकता है जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ज़ेर इस्तेमाल रहे या एक वाइडली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट हो सकता है। सेम यही चीज़ F-16 या MiG-21 जैसे जहाज़ों के साथ भी थी, क्योंकि ये कम खर्च एयरक्राफ्ट थे। अगर हम F-16 को देखें तो ये F-15 F-18 की निस्बत बहुत ज़्यादा लेस कॉस्ट में आपको बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इस वजह से बहुत सी कंट्रीज़ इसे ऑपरेट भी करती हैं। इसी वजह से JF-17 थंडर के बारे में भी यही उम्मीद रखी जाती है कि आने वाले वक्त में बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ इसे खरीदेंगी। अक्टूबर 2021 तक 145 के करीब JF-17 थंडर्स पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरियन एयरफोर्स के अंडर ऑपरेशनल हैं। और इसके बाद बात की जाती है कि JF-17 थंडर को लेकर जो पाकिस्तान इतना ज़्यादा अग्रेसिवली मार्केट में पिच कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके साथ चाइना भी, कि जैसा कि नवंबर में पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर्स को बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में डिस्प्ले किया। वहाँ JF-17 थंडर की फ़्लाइट परफॉर्मेंस ने F-16 और यूरोफाइटर टाइफून और इस तरह के दूसरे एयरक्राफ्ट को ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट के आस्पेक्ट में काफ़ी टक्कर दी। दूसरी तरफ चाइना ने यूहाई एयर शो पर JF-17 ब्रेवो को डिस्प्ले किया। उसके साथ साथ चाइना ने अपने सुपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स और दूसरे स्मार्ट बॉम्ब्स को भी डिस्प्ले किया। इन चीज़ों से एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि पाकिस्तान और चाइना इस चीज़ को लेकर काफ़ी पुरुमीद है कि वो इस एयरक्राफ्ट के थ्रू अपनी एविएशन इंडस्ट्री को एक दूसरे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, कि एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स गेन कर रहा हो और दोनों मुल्कों को कमा कर दे रहा हो। यहाँ उन्होंने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में बात की कि एक 4th+ जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसकी सर्विस सीलिंग 50,000 से 55,000 फीट के दरमियान होगी। और उसके अलावा ये ऑलमोस्ट 4,000 kg के नज़दीक वेपन्स कैरी कर सकता होगा। ऐसा रेडार से इक्विप और PL-15 जैसे लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल से लेस JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर इमर्ज हुआ है। और इसने ग्लोबल मार्केट में बहुत से मालिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया है। इसके 58% पार्ट्स पाकिस्तान बनाता है, जबकि 42% पार्ट्स चाइना में से बनकर आते हैं और टोटली पाकिस्तान और चाइना जॉइंटली इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। JF-17 थंडर्स को बेसिकली पाकिस्तान ने 2007 में इस वजह से अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किया था ताकि अपने पुराने A5 और F7 जैसे एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दे। और पाकिस्तान ने सक्सेसफुली 50 के करीब अपने A5 एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया था और अब F7 एयरक्राफ्ट को भी फेज आउट किया जा रहा है। उसके बाद JF-17 थंडर के बारे में अगर हम इंटरनेशनल RAND कोऑपरेशन के रिसर्चर के रिमार्क्स की बात करें तो उन्होंने JF-17 थंडर पर कुछ लिहाज से तनकीद भी की है और कुछ लिहाज से इसकी तारीफ भी की है। हम दोनों को पैरेलल लेकर चलते हैं। तो टिमोथी हीथ उन्होंने इसके बारे में कहा है कि JF-17 थंडर कोई कटिंग एज एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन एक रिलायबल परफॉर्मर है। अब इसकी ज़रा हम तफसील पर बात करें तो कटिंग एज एयरक्राफ्ट से मुराद है कि JF-17 में कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं लगी हुई जो कि दुनिया में कोई बिल्कुल ही अलग किस्म की हों, जैसे F-22 में है या जैसे F-35 में है। यहाँ कहने का मकसद ये था कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो दूसरे मॉडर्न एयरक्राफ्ट से कम्पीट करता है, उन्हें टक्कर देता है, लेकिन आप सुपीरियर नहीं कह सकते। लेकिन एक रिलायबल परफॉर्मर है, मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत अरसे से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और इस पर भरोसा किया जा सकता है किसी भी किस्म के जंगी हालात में। यहाँ उन्होंने इसकी मिसाल देकर समझाया है कि JF-17 थंडर एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इसमें बैठकर एक F-22 रैप्टर से लड़ने चले जाएं।
उन्होंने ये कहा कि GF-17 थंडर को बनाने का बिल्कुल ही एक अलग मकसद था। आप GF-17 थंडर को उसके रोल के हिसाब से यूज़ करेंगे तो वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, लेकिन इसको लेकर आप F-22 से लड़ने की बात नहीं कर सकते। R&D कॉरपोरेशन बेसिकली एक अमेरिकन बेस्ड थिंक टैंक है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है और 1948 से लेकर अभी तक ये कॉरपोरेशन कामयाबी की मंजिलें तय करती हुई आ रही है। दूसरा, उन्होंने GF-17 थंडर के बारे में उनके रिसर्चर ने ये रिमार्क्स दिए। GF-17 थंडर एक लेस कॉस्ट में आपको बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास बजाय कि वो महंगे फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद कर भी वही बॉम्बिंग या स्ट्राइक मिशंस करें, बल्कि GF-17 की सूरत में वो कम खर्च में एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट हासिल कर सकती हैं जो कि किसी भी किस्म के बॉम्बिंग मिशंस को सरअंजाम दे सकता है, चाहे वो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को यूज़ करना हो, सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स को यूज़ करना हो, किसी भी किस्म के दूसरे स्मार्ट म्यूनिशन को यूज़ करना हो, तो GF-17 उसमें तमाम किस्म की कैपेबिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। जबकि GF-17 ब्लॉक 3 के बारे में उनको कहना था कि GF-17 ब्लॉक 3 एयर डोमिनेंस पैकेज के साथ भी आता है, यानी कि ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 की निस्बत जो GF-17 ब्लॉक 3 है वो एयर टू एयर मिसाइल्स कैटेगरी के लिहाज से सुपीरियर एयरक्राफ्ट है और ये बॉम्बिंग मिशंस के साथ साथ आपको दूसरी कैपेबिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, GF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में PL-12 मिसाइल्स थे जिनकी रेंज 90 से 100 किलोमीटर थी, जबकि ब्लॉक 3 में PL-15 हैं जिनकी रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। बिजनेस इंसाइडर की इस रिपोर्ट के मुताबिक इराक, इजिप्ट, अर्जेंटीना, अज़रबैजान और दूसरी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि GF-17 थंडर में इंटरेस्टेड हैं। इस रिपोर्ट को अगर एनालाइज किया जाए तो इराक तकरीबन 12 GF-17 थंडर लेने में रजामंद है या एटलीस्ट वो इसमें इंटरेस्टेड है। अभी ये चीज़ें निगोशिएशन में जारी हैं, जबकि इजिप्ट भी GF-17 थंडर को एक्वायर करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान इंगेज किए हुए है और रिसेंटली आइडियाज़ में उनका हाई लेवल डेलीगेशन भी आया हुआ था। बोलीविया भी एक न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट देख रहा है जिसमें उसने चाइना के L-15 और GF-17 थंडर को अपनी कंसीडरेशन में रखा हुआ है। दूसरी तरफ अर्जेंटीना भी अपने लिए 12 से लेकर 16 के दरमियान एयरक्राफ्ट चाहता है जिनमें F-16, GF-17 और तेजस मैदान में है। बहरहाल अर्जेंटीनियन एयर चीफ इससे पहले GF-17 थंडर की फैसिलिटीज़ का दौरा कर चुके हैं। उनके चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की GF-17 थंडर के बारे में ऑफिशियल रिमार्क्स मौजूद हैं कि वो GF-17 थंडर से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। R&D डिफेंस कॉरपोरेशन के रिसर्चर्स के मुताबिक GF-17 थंडर एक ऐसा एयरक्राफ्ट हो सकता है जिसके थ्रू चाइना और पाकिस्तान के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मालिक के साथ डिफेंस कॉरपोरेशन जैसे ताल्लुकात कायम करना आसान हो जाएंगे। इसकी वजह से वेस्ट को एक टक्कर मिलेगी कि ईस्टर्न साइड से भी कोई ऐसा एयरक्राफ्ट है जो उनके एयरक्राफ्ट की मार्केट को टक्कर देता है। अगर हम GF-17 और F-16 की एक्सपोर्ट की बात करें और उसके साथ साथ कोरियन FA-50 की भी, तो बहुत कम अरसे में इन जहाज़ों ने कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को लिया है। इन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के आने की वजह से जो ग्रिपन एयरक्राफ्ट है सैप 39 ग्रिपन, उसकी मार्केट गिरी है। इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हुए कहा गया है कि GF-17 थंडर आने वाले वक्त में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ काइंड ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, लेकिन वो एक एडवांस एयरक्राफ्ट चाहती हैं, उनके लिए थंडर एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ वेस्टर्न हेरारकी को भी एक चैलेंज के तौर पर चाइना इन एयरक्राफ्ट को पिच करेगा। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।